हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायर एकेडमिक्स। तो आज हम एक बार फिर से पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने आइसोमेरिज्म कर लिया था। आइसोमेरिज्म में एक पार्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में ना। तो आज हम करने वाले हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो व्हाट इज द स्टीरियो आइसोमेरिज्म? देखो, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप्स इन स्पेस। जैसे कि 3D अरेंजमेंट होता है किसी भी एटम का, जैसे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है या फिर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, तो इनका 3D अरेंजमेंट होता है। तो अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, इनमें अलग अलग हो जाएगा ना। अब जब अरेंजमेंट अलग अलग हो जाएगा तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब ये भी इन्हें हम दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। तो ज्योमेट्रिकल क्या होगा, देखो, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड सी डबल बॉन्ड सी मल्टीपल बॉन्ड। सी डबल बॉन्ड सी हो सकता है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी हो सकता है। वैसे इन जनरल अगर हम बात करें तो सी डबल बॉन्ड सी ही यहाँ पे हम लेते हैं। ओके, यानी कि क्या क्या हो जाएगा इसमें कि जब मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे तो इनके अराउंड एक रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्यों हो जाता है? क्योंकि पाई बॉन्ड अगर हम इसको रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा कि पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो इसलिए हम बोल सकते हैं इसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होगा, ये भी हम दो टाइप से आइसोमेरिज्म को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहला क्या होगा, सिस और ये ट्रांस आइसोमर्स। अब ये सिस और ट्रांस आइसोमर्स क्या होंगे, जैसे कि अगर हम बात करें इसमें कि जैसे सिमिलर ग्रुप्स प्रेजेंट है किसी भी मॉलिक्यूल में, तो दो सिमिलर ग्रुप्स प्रेजेंट होना एकदम कंपलसरी है अगर हमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना है तो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इफ सिमिलर ग्रुप्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर। एडजेसेंट मतलब कि एक दूसरे के 90 डिग्री पे, है ना, 90 डिग्री पे प्रेजेंट हो तो क्या देखने को मिलेगा हमें, ये सिस आइसोमर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिस। और अगर ऐसा देखने को मिले इफ सिमिलर ग्रुप्स आर ऑपोजिट टू द ईच अदर, द आइसोमर्स आर कॉल्ड ट्रांस आइसोमर्स। या फिर हम बोल सकते हैं ये सिस और ट्रांस आइसोमर्स। मीन्स हम इस एग्जांपल से समझते हैं इसको कि क्या बोल रहे हैं कि सिस ट्रांस आइसोमर्स जो होंगे, जैसे अगर हम इसको लेके चलें क्लोरीन को, है ना, क्लोरीन क्या है, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जो कि, या फिर हम बोल सकते हैं ग्रुप है जो कि एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पे लगे हुए हैं। मींस इन दोनों के बीच में क्या एंगल बन रहा होगा, एक तरह से 90 डिग्री का एंगल, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं इसको, ये यहाँ पे और इसके जस्ट साइड में क्लोरीन प्रेजेंट है ना, एक क्लोरीन के जस्ट साइड में क्लोरीन प्रेजेंट है, तो ये इसे हम क्या बोलेंगे, सिस आइसोमर्स। और इसके बाद अगर हम सेकंड देखते हैं तो क्लोरीन के ही रिस्पेक्ट में यहाँ पे हम देखेंगे तो क्लोरीन एक तो यहाँ पे प्रेजेंट है और सेकंड क्लोरीन यहाँ सेकंड प्लेस पे प्रेजेंट है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि दूसरे ओरिएंटेशन में, या फिर एक और तरीके से बोल सकते हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है। ऑपोजिट डायरेक्शन यहाँ पे इसमें क्या है, एक सेम डायरेक्शन में, यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस आइसोमर्स। तो ये होते हैं सिस और ट्रांस आइसोमर्स। अब सेकंड टाइप अगर हम समझे तो ऑप्टिकल आइसोमर्स आता है। पहला क्या देखा हमने, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, अब आता है ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होंगे, जैसे ए बीम ऑफ ऑर्डिनरी लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाइब्रेटिंग इन ऑल प्लेन्स when pass through Nicol prism, okay, vibrates in one plane called plane polarized light। यानी कि जब भी कोई लाइट होगी वो एक ऑर्डिनरी लाइट, जैसे हमारे पास क्या है कि ये सेटअप बनाया हुआ है मैंने ऑलरेडी डायग्राम से, तो इसमें क्या होगा, जैसे ये रैंडम ओरिएंटेड लाइट है, या फिर हम बोल सकते हैं कोई भी लाइट, नॉर्मल जो लाइट होती है वो एक हम पोलराइजिंग फिल्टर से पास करवाएंगे। ये क्या करवा रहे हैं, एक पोलराइजिंग फिल्टर ये हमारे पास लगा हुआ है, तो ये क्या होगा, पोलराइजिंग फिल्टर एक इसको लाइट को पोलराइज करवा देगा। लाइट को पोलराइज करवाएगा तो क्या देखने को मिलेगा हमें, प्लेन पोलराइज लाइट यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब दूसरा चीज, अगर एक कायरल कंपाउंड है या कायरल कॉम्प्लेक्स है कोई, है ना, तो कायरल कॉम्प्लेक्स के पास हम इसको लेके जाएंगे, है ना। जब कायरल कॉम्प्लेक्स के पास हम इसको लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये दो टाइप से रोटेशन कर सकता है, या तो क्लॉकवाइज करेगा। अगर इसने क्या किया, क्लॉकवाइज रोटेशन किया, क्या किया, क्लॉकवाइज रोटेशन किया, तो हम इसे बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये मोशन दिखा रहा है, या फिर इसको डेक्स्ट्रो रोटेशन हम बोल सकते हैं। और अगर इसने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज, क्या कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि हमें पता है कि दो ही टाइप से रोटेशन देखने को मिलता है, एक तो क्लॉकवाइज हो सकता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। तो इसको हम बोल देंगे लेवो रोटेटरी। तो लेवो रोटेटरी या फिर बोल सकते हैं क्या, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। दो टाइप से हम समझ में आया कि ये क्या होता है, कायरल कॉम्प्लेक्स। अब ये समझते हैं कायरल कॉम्प्लेक्स क्या होगा, देखो ऐसे कॉम्प्लेक्स या ऐसे कार्बन के कंपाउंड्स जो कि चारों तरफ से अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से मिलके बने हो, मतलब कि जैसे चार
यहाँ पे एक लगाया हुआ है H, एक लगाया F, एक C है ना, और चौथा अगर हम बात करें तो Br लगा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, चारों इसमें अलग अलग है ना। तो जब चारों अलग अलग ग्रुप्स या फिर एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं पास में, तो क्या देखने को मिलेगा हमें, यहाँ पे एक कायरल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन ये करते हैं। ये क्या है हमारा कायरल कार्बन। ओके, ये बीच में जो सेंटर में कार्बन जुड़ा हुआ है वो है कायरल कार्बन। तो हम इसकी के बेसिस पे दोनों को समझ सकते हैं। अब ये डेक्स्ट्रो रोटेशन क्या है, विच रोटेट्स पीपीएल टुवर्ड्स राइट, यानी कि राइट में या फिर क्लॉकवाइज। ओके, ये क्या होगा, पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो भी कंपाउंड्स या जो भी कॉम्प्लेक्सेस ये राइट में रोटेट कर देंगे वो क्या होंगे, डेक्स्ट्रो रोटेशन या डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स होंगे। ओके, लेबोरेटरी क्या होंगे, विच रोटेट्स पीपीएल टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट में जब भी कोई केमिकल लाइट को लेफ्ट में रोटेशन करवा दे पीपीएल को, है ना, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तब क्या देखने को मिलेगा हमें, ये लेबोरेटरी या लेबर रोटेशन हमें देखने को मिल सकता है। ओके, तो अब इसके बाद क्या होता है, एक रेसमिक मिक्सचर बनता है। रेसमिक मिक्सचर क्या हो गए, जैसे अगर हम बात करें तो इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल, यानी कि डेक्स्ट्रो एंड लीवो। ओके, सो दैट नेट रोटेशन ऑफ पीपीएल इज जीरो। क्यों देखने को मिल रहा है हमें, जैसे अगर हम बात करें इसमें इक्विमोलर, जब भी मिक्सचर होगा, कोई एक मिक्सचर है, मान लो एक मिक्सचर का कोई कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेशन कर रहा है, एक कर रहा है लेबो रोटेशन, तो एक जब हमारे पास क्या होगा, डेक्स्ट्रो रोटेशन करेगा और दूसरा लेबो रोटेशन करेगा और सेम ओरिएंटेशन से करेगा, या फिर हम बोलेंगे सेम डिग्रीज पे करेगा, तो क्या देखने को मिलेगा हमें, एक रेसिमिक मिक्सचर, यानी कि इसकी भी क्वांटिटी क्या होगी 50% और ये भी क्या होगा 50%। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि रेसिमिक मिक्सचर को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो एनएनसीओमर्स क्या बनेंगे, अब देखो जब ये रेसिमिक मिक्सचर बनेगा तो ये एक दूसरे के एनएनसीओमर्स भी बन सकते हैं, जैसे द ऑप्टिकल आइसोमर्स आर कॉल्ड एनएनसीओमर्स। ओके, ऑप्टिकल आइसोमर्स जो बनेंगे इस वाली पोजीशन में वो क्या बुलाएंगे हम उनको, एनएनसीओमर्स। देयर आर दे आर दीज डिस्टिंग्विश्ड बाय एल एंड डी, या फिर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, या फिर मोर अच्छे से और अगर हम बोले तो आर एंड एस से हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं या इंडिकेट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गए हमारे एनएनसीओमर्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ए 50-50 मिक्सचर ऑफ द टू एनएनसीओमर्स इज कॉल्ड ए रेसिमिक मिक्सचर और ए रेसिमेट, यानी कि जब भी 50-50 कंपाउंड बनेगा, 50-50 कंपाउंड मतलब कि एक बन गया जैसे डी, या फिर हम बात करें एस की या आर की, तो डी और एस, ये आर और एस में से ये 50% है और ये भी 50% है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं। रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन करेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं इन दोनों को आपस में रेसिमेट। ओके, जो कंपाउंड्स होंगे उनको बुलाएंगे रेसिमेट, और जो फिनोमेना है उसको हम बुलाएंगे क्या, रेसिमिक मिक्सचर। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्जांपल के थ्रू, तो एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हमारे पास ये कायरल कंपाउंड है, क्या है ये कायरल कंपाउंड दिया हुआ है, तो कायरल कंपाउंड है या कायरल कार्बन है हमारे पास। अब इसके अराउंड क्या है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो अगर हम इसको मिरर इमेज के सामने रख दें, तो मिरर के सामने रख दें तो एक मिरर इमेज फॉर्म होगा। ये क्या है हमारा, इसका ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। ओके, तो अब ये मिरर इमेज है, लेकिन अब ये क्या होगा, सुपर इम्पोजेबल नहीं होंगे, क्या होंगे, सुपर इम्पोजेबल। ओके, ये दोनों आपस में नहीं है। क्यों, जैसे कि अगर हम बात करें इसको, ये फ्लोरीन कहाँ पे है, आउटसाइड में दिखा रहा है, लेकिन ये लेफ्ट साइड में, ये क्या दिखा रहा है हमें, लेफ्ट साइड में, बट इधर फ्लोरीन कहाँ पे है, राइट में, क्योंकि हमने मिरर के सामने रखा है। जो दूर वाली चीज होगी वो और ज्यादा दूर हमें दिखाई देती है ना, जैसे ब्रोमीन है, ब्रोमीन पास में दिख रहा है तो ब्रोमीन और पास में दिखेगा मिरर में। तो ये अगर हम इसको डायरेक्टली उठा के इसके ऊपर रखने का ट्राई करें, जैसे हमने ये कंपाउंड पूरा उठाया और इसके ऊपर रख दिया, तो ये ओवरलैप नहीं करेंगे, या फिर हम बोलेंगे सुपर इम्पोज नहीं होंगे, है ना। तो जब सुपर इम्पोज नहीं होंगे तो क्या बोल सकते हैं हम इनको, एक रेसिमिक मिक्सचर हम बोल सकते हैं, या फिर जो एनएनसीओमर्स हैं हम इनको बुला सकते हैं। ओके, तो ये जो स्टीरियो आइसोमर्स है ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया टॉपिक एक तरह से, है ना। अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म कुछ होती हैं, जैसे ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं, तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में मैकेनिज्म होती है कि जैसे कोई कंपाउंड है कि कैसे रिएक्ट करेगा किसी भी दूसरे सब्सटेंस के साथ में या दूसरे रिएजेंट के साथ में ना, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ते हैं ना। द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट, द सबस्ट्रेट इज अटैक्ड by the reagent leading to the formation of intermediate and finally the product। यानी कि क्या बोल रहे हैं कि जैसे हमारे पास सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट पे क्या करेगा, रिएजेंट हमेशा अटैक करेगा। जब भी रिएजेंट अटैक करेगा तो हमारा सबसे पहले क्या बनेगा,
एक इंटरमीडिएट बनेगा। इंटरमीडिएट क्या हो सकता है, जैसे कार्बोकैटायन हो सकता है, कार्बोनाइन हो सकता है, या फ्री रेडिकल भी हो सकता है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास इंटरमीडिएट। तो जब इंटरमीडिएट बनेगा तो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट में ये क्या करेगा, एक दूसरे में एक अरेंजमेंट होके, या तो देखो SN1 या SN2 टाइप की रिएक्शंस हो सकती हैं। SN1 अगर हुई तो क्या होगा, यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी तो इसमें एक तरह से बोल सकते हैं क्या देखने को मिलेगा हमें, ये रिटेंशन देखने को मिलेगा शेप का। ओके, और अगर SN2 हुआ तो इन्वर्जन देखने को मिलेगा। वो एक नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे कि एस और जो हमारा सबस्ट्रेट रिएजेंट पे अटैक करते हैं जो कैसे बनता है कि इन्वर्जन, और हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, रिटेंशन की, तो ये कैसे बनता है। ओके, तो इंटरमीडिएट बनने के बाद क्या होगा, हमारा लास्ट में फाइनल जो प्रोडक्ट है वो कंप्लीट बन जाता है। ओके, अब हमें ये जो फिनोमिना या फिर हम बोल सकते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म है, इनको समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट समझने होंगे। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, ओके, याद रखना मैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स बोल रहा हूं, ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में अगर हम सबसे पहले बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट आता है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, देखो, द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अलोंग द सैचुरेटेड चेन ऑफ कार्बन एटम व्हेन ईदर electronegative atom or electropositive atom is attached with one end to the carbon चेन। यानी कि इसमें क्या होगा, ये एक तरह से परमानेंट इफेक्ट है, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट हम बोल रहे हैं इसको। तो जब परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होगा किसी भी इलेक्ट्रॉन का तो उसे क्या बोल सकते हैं हम, ये परमानेंट इफेक्ट है। क्या हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट पहली चीज, परमानेंट इफेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका तो दो टाइप से हमें देखने को मिलता है। दो टाइप से कैसे, एक तो हो गया प्लस आई इफेक्ट और दूसरा होता है माइनस आई इफेक्ट। तो फर्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट plus I effect, then we can say that when electron donating group is attached with the chain of carbon atom, means if electron donating group is directly attached to the कार्बन चेन। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे प्रोपेन दिया हुआ है ना, तो प्रोपेन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी कि ये क्या कर रहा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा होगा। जब भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा होगा यानी कि टेंडेंसी क्या होगी, कार्बन अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा होगा, यानी कि ये पूरा कंप्लीटली डिपेंड करता है कि कैसा ग्रुप कार्बन चेन के साथ में जुड़ा हुआ है। जब भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे कि कॉपर की बात कर सकते हैं या कोई सा भी अदर मेटल हम ले लेते हैं, तो मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करवाना, है ना। इलेक्ट्रॉन्स जब देता है तो मेटल यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये बन जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स ये जब डोनेट करेगा तो क्या देखने को मिलेगा हमें, प्लस आई इफेक्ट, या फिर हम बोल सकते हैं जो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स की या डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की वो कार्बन चेन पे ज्यादा हो जाएगी, तो इसे हम बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। और नेक्स्ट इसका जस्ट ऑपोजिट, अगर हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दें यहाँ पे, है ना, कौन सा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो यहाँ पे क्या होगा, ये अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को ये इस साइड खींच के ले जाएगा। तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव यहाँ पे चार्ज देखने को मिलेगा। यानी कि क्यों देखने को मिल रहा है डेल्टा नेगेटिव, या फिर हम बोल सकते हैं पार्शली नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये क्या है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन बॉन्ड तो बनाया हुआ है, ये 100% लेके तो निकला नहीं है ना, बॉन्ड बना हुआ है यहाँ पे। तो जब बॉन्ड बना हुआ है और एक पार्सली क्या कर रहा है, डाइपोल मूवमेंट क्रिएट कर रहा है, तो जब डाइपोल मूवमेंट क्रिएट कर रहा है तो इस पर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। ओके, यानी कि यहाँ पे पोलराइजेशन हो रहा है। ओके, तो जब पोलराइजेशन होगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, और यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो प्लस आई इफेक्ट में यहाँ पे भी पोलराइजेशन देखने को मिलता है। तो ये नेगेटिव आई इफेक्ट ये शो करेगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। ओके, अब अगर हम नेक्स्ट इसके ऑर्डर की बात करते हैं तो प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसमें देखने को मिलेगा, अगर हम बात करें सबसे ज्यादा टर्सरी में। ये क्या होता है, टर्सरी या फिर 3 डिग्री कार्बोकैटायन या कार, है ना। और नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें 2 डिग्री होगा, यहाँ पे 1 डिग्री होगा, और ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ हो, तब हम क्या देख सकते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट देखने को मिलेगा। ओके, ये ऑर्डर रहेगा। अगर हम माइनस आई इफेक्ट के ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा NO2, फिर CN, फिर COOH एंड फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ओके, तो ये हमारे पास सारे जो दोनों इफेक्ट्स के ग्रुप्स हैं वो अलग अलग हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, अब ये प्लस आई इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट के बाद आता है सेकंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, अभी हमने क्या देख रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स मतलब कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है किसी कहीं पे भी, तो वो
उसके अंडर कितने सारे इफेक्ट्स हैं, जैसे अगर हम बात करें तो इंडक्टिव हो गया, सेकंड अगर हम बात करें इसके बारे में तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ पाई बॉन्ड टू वन ऑफ द एटम विच इज यूजुअली more electronegative in the presence of attacking reagent is called electromagnetic इफेक्ट। यानी कि इसमें क्या देखने को मिलेगा हमें, ये कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, है ना, कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा। कैसे होगा, देखो जब भी पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा तो हमेशा जो रिएजेंट होगा, ये क्या हमारे पास रिएजेंट, ओके, जो भी अटैक करता है वो रिएजेंट है, और जो जिस पर अटैक होता है वो क्या है, हमारा सबस्ट्रेट, ओके। तो ये क्या है, सबस्ट्रेट, और दूसरा है रिएजेंट। तो जब ये रिएजेंट इसके पास आना चाहेगा, ये बॉन्ड बनाने का ट्राई करेगा, तो क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, और बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे क्या बनेगा, ये निगेटिवली चार्ज बनेगा, और यहाँ पे सेकंड तरफ अगर बात करें तो पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक डाउन होगा यहाँ से, है ना। जब ब्रेक डाउन देखने को मिलेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब हाइड्रोजन यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा हाइड्रोजन के साथ में। और सेकंड अगर हम बात करें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये न्यूट्रल हो जाएगा हाइड्रोजन के पॉजिटिव चार्ज से, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बना हुआ रहेगा, यानी कि इंटरमीडिएट एक तरह से हम इसको भी बोल सकते हैं। तो ये हम बोल सकते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऐसे शो होता है। और अगर यहीं पे बात करें नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की, तो क्या देखने को मिलेगा हमें, CN जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है वो अटैक करेगा इसके ऊपर, यानी कि कार्बन की जो चेन है उसके ऊपर अटैक करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस और इस साइड माइनस, मतलब कि जिस कार्बन पे ये अटैक करने वाला वहां पे पॉजिटिव चार्ज में आएगा, और जो जिस कार्बन पे ये अटैक नहीं करेगा उस पर नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो ये क्या करेगा, CN एक तरह से यहाँ पे जुड़ गया, और दूसरा जो कार्बन है उसके पास नेगेटिव चार्ज जैसे डेवलप हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट अगर हम इनमें डिफरेंसेस की बात करें तो इफ अटैकिंग रिएजेंट अटैच टू दैट एटम विच विदड्रॉ द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, इसमें क्या देखने को मिला, विदड्रॉ ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद इफ अटैकिंग रिएजेंट अटैच्ड टू दैट एटम हुज इलेक्ट्रॉन पेयर विदड्रॉ, ओके, यानी कि इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें देखने को मिल रहा है इसका इलेक्ट्रॉन ये एक तरह से यहाँ पे लेके जा रहा है, और इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये क्या कर रहा है, करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ओके। तो हम बोल सकते हैं ये क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, क्या, इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज, ओके। तो इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज क्या शो करेंगे, हमेशा पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ओके, इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। और इसकी बात करें तो ये हो जाता है न्यूक्लियोफिलिक या फिर न्यूक्लियोफाइल, ओके। तो ये दोनों में हम डिफरेंस समझ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक और इफेक्ट है हमारा काफी इंपॉर्टेंट, रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। तो रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस तो काफी बार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा होगा, है ना। तो जैसे रेजोनेंस की अगर हम बात करें मेसोमेरिक इफेक्ट की, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, द प्रोसेस ऑफ transfer of electron from one part of conjugated system to the other part of the conjugated system due to the phenomena of resonance is called resonance effect। यानी कि रेजोनेंस के थ्रू एक बाई बॉन्ड पे जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे कूदते रहते हैं, और डिफरेंट टाइप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते रहते हैं। क्यों बनाते हैं, अब इन्हें चाहिए स्टेबिलिटी, जब स्टेबिलिटी चाहिए तो क्या देखने को मिलेगा, हमें रेजोनेंस इफेक्ट इनको देखने को मिलेगा। बट इसमें क्या होना चाहिए कि एडजेसेंट पोजीशन पे या फिर जो अल्टरनेट पोजीशन पे, सॉरी एडजेसेंट नहीं, अल्टरनेट पोजीशन पे हम बोल सकते हैं कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, ओके। रेजोनेंस इफेक्ट के लिए, मेसोमेरिक इफेक्ट के लिए अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, ओके। तो जब भी ऐसा देखने को मिलेगा हमें तो क्या होगा, इसमें रेजोनेंस इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। अब रेजोनेंस इफेक्ट भी दो टाइप से हम समझ सकते हैं, कैसे, एक होता है इलेक्ट्रो, ये क्या होगा, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, यानी कि प्लस आर या फिर प्लस एम इफेक्ट भी बोल सकते हैं हम इसको, यानी कि प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट, ओके। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें एग्जांपल में, तो फिनॉल क्या करेगा, फिनॉल के पास जो डायरेक्ट ऑक्सीजन है वो क्या है, डायरेक्टली अटैच्ड है फिनॉल की रिंग से या फिर बेंजीन की रिंग के साथ में, तो इसके पास होते हैं लोन पेयर्स। तो जब ये लोन पेयर्स क्या करेंगे, अटैक करेंगे इसकी, क्या किस पे अटैक कर रहे हैं, इसके कार्बन पे, यहाँ पे अटैक कर रहे होंगे, है ना। जब ये अटैक करेंगे तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा, और टूटने के बाद यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ये डेवलप हो जाएगा, और इसके पास पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। सेकंड अगर बात करें, यही
तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन फिर से आगे वाले एटम के पास यहाँ पे अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे डेवलप हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि अल्टरनेटिवली यहाँ पे नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होता जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं पाइप इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होते जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट अगर हम लास्ट में देखें तो ये जो पोजीशनिंग थी, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड ये वाला लेफ्ट साइड में था और यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है वो राइट साइड में आ गया, यानी कि ये सारे रेजोनेंस तो हैं, है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, लेकिन इसको अगर हम बात करें एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे हम इसे रिंग के थ्रू, यानी कि ये क्या बताता है, ये बताता है कि रेजोनेंस इसमें हो रहा है, कंटिन्यूसली चल रहा है। ओके, और यहाँ पे हम OH भी शो कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें सेकंड, अब देखो पहले सबसे पहले इसके कुछ ग्रुप्स की बात कर लेते हैं, तो ये कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि प्लस आर इफेक्ट ही शो करेगा। देखो जब भी यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे एटम्स अटैच्ड होंगे जिनके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो वो क्या करेंगे, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट शो करेंगे। लेकिन अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट क्या होगा, जैसे कि अगर ये नाइट्रोजन है या NO2 की बात करते हैं तो NO2 क्या होगा, यहाँ पे जुड़ा हुआ है NO2, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा हमें ये डबल बॉन्ड यहाँ पे साइड एटम के पास है, साइड एटम यानी कि नाइट्रोजन के बगल वाले के पास है, यानी कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स है यहाँ पर, है ना। तो जब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन ने क्या किया, अपना ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के ऑक्सीजन को डोनेट कर दिया, है ना। तो क्या देखने को मिलेगा हमें, ये जो अटैक होगा वो इस साइड यानी कि अट्रैक्ट करेंगे, ओके, लोन पेयर की तरफ और अट्रैक्ट होगा और इसके पास नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, है ना। ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके पास डेवलप हो रहा है, तो और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, है ना। तो अब अगर नेक्स्ट स्टेज में बात करें तो नेक्स्ट स्टेज में ये ऐसे अटैक होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर पहुंच जाएगा, है ना, शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज तो था ही और ये डबल बॉन्ड भी था, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रोटेट करने लगेगा और लास्ट में फिर से ये पोजीशन, मतलब कि लास्ट में क्या होगा, फिर से एक तरह से ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ओके, देखते हैं, है ना, कैसा बनेगा, यहाँ पे ये ऐसे बन जाएगा। ओके, एन यहाँ पे O और ये डबल बॉन्ड, सॉरी, ये यहाँ पे क्या होगा, O ऐसे ये बन जाएगा, ओके, डबल बॉन्ड के साथ में। तो ये हमारा फिर से लास्ट में यहाँ पर क्या होगा, पूरा कंप्लीट जब रेजोनेंस हो जाएगा तो ये देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या है, ये नेगेटिव आर इफेक्ट देखने को कब मिलेगा, नेगेटिव आर इफेक्ट देखने को मिलेगा हमें जब भी साइड एटम के पास, मतलब कि जो डायरेक्टली अटैच्ड है एटम, जैसे नाइट्रोजन इसमें डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच्ड है, बट इसके साइड एटम के पास लोन पेयर है ना, तो हमें क्या देखने को मिलता है इसमें, नेगेटिव आर इफेक्ट। लेकिन अब एक बात याद रखना, जैसे क्लोरीन होता है तो क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन के पास डायरेक्टली एटम्स अटैच होते हैं, है ना। इन जनरली इसको क्या करना है, क्लोरीन या फिर जो हमारे हेलोजन ग्रुप्स हैं उनके पास डायरेक्टली, जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैं बना के दिखा देता हूँ, तो इनके पास जो क्लोरीन है ना, तो क्लोरीन क्या हुआ, क्लोरीन के पास डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसको ये प्लस M इफेक्ट शो करना चाहिए इसको, या फिर प्लस R इफेक्ट शो करना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो ये क्या करता है, प्लस M इफेक्ट प्लस R इफेक्ट तो शो करता है, बट इसकी जो टेंडेंसी होती है माइनस I इफेक्ट की, है ना, माइनस I इफेक्ट की, तो माइनस I इफेक्ट ये ज्यादा शो करता है। ओके, तो माइनस I इफेक्ट इसका ज्यादा होता है कंपैरिजन में, किसके, इन कंपैरिजन विद प्लस M इफेक्ट। ओके, और अगर नॉर्मली बात करें तो सारे जो कंपाउंड्स हैं वो प्लस M या प्लस R इफेक्ट ज्यादा शो करते हैं इन कंपैरिजन टू R इफेक्ट, सॉरी I इफेक्ट। ओके, तो I इफेक्ट क्या होता है, I इफेक्ट कम होता है R इफेक्ट से। ओके, यानी कि रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है इन कंपैरिजन विद I इफेक्ट। ओके, लेकिन अगर हम बात करें इसकी क्लोरीन की या फिर पूरे हेलोजन कंपाउंड्स की, तो हेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, माइनस I इफेक्ट ज्यादा शो करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आता है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होगा, इट इज अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ nearby CH bond. Okay, this effect is achieved when conjugative system is attached with alkyl group, यानी कि alkyl group के साथ में जब भी conjugative system अटैच होगा तो क्या देखने को मिलेगा, हमें हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिल सकता है। अब ये कैसे होगा, जैसे कंडीशंस क्या होनी चाहिए, अल्फा कार्बन विद हाइड्रोजन, यानी कि अल्फा कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए प्लस हाइड्रोजन भी उस पर प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हमें ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब ये देखो, अगर हम इसके इफेक्ट्स को शो करें कैसे बन सकता है, जैसे ये डबल बॉन्ड है। ओके, तो डबल बॉन्ड क्या कर रहा है, ये हाइड्रोजन है, इसने यहाँ पे अटैक किया।
अटैक किया तो क्या होगा, या फिर हम बोल सकते हैं अपना इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड कर दिया। जब भी इसको प्रोवाइड करेगा तो ये यहाँ पे जाएगा, शिफ्ट होगा, है ना। जब भी शिफ्टिंग देखने को मिलेगी तो यहाँ पे हो गया नेगेटिव चार्ज डेवलप। जब भी नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा तो फिर ये क्या होगा, एक तरह से ये हाइड्रोजन जो है स्फीयर में पहुंच जाएगा, लेकिन ये बॉन्ड मतलब कि ये बोल सकते हैं डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं रहेगा कार्बन के साथ में। ओके, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। और अगर हम सेकंड बात करें तो ये वाला भी हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक कर सकता है और ये वाला भी। और जैसे कि अगर इसने किया तो ये वाला अलग हो जाएगा और सेकंड वाले ने ये वाला अलग हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये अलग हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, सीधा सा एक फिनोमिना है छोटा सा, जिसमें कि हम जो कॉन्जुगेटिव सिस्टम है उसमें एल्काइल ग्रुप अटैच होता है। अब एक चीज और होती है, इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। तो देखो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे किसी भी डबल बॉन्ड के साइड में, या फिर सीधी सी बात है कि अल्फा हाइड्रोजन जितने भी ज्यादा प्रेजेंट होंगे किसी भी कंपाउंड में, वो उतना ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा और वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, जैसे कि अगर हम बात करें टर्सरी में, यहाँ पे कितने हो जाएंगे CH3, है ना, CH3। और ये अगर मैं ऐसे बना दूं तो ये क्या देखने को मिलेगा हमें, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके साइड में 6 है प्रेजेंट, है ना, 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा इन कंपैरिजन विद अभी हमने जो एग्जांपल लिया उसको। ओके, इसमें क्या है 3 ही प्रेजेंट है और इसमें 6 प्रेजेंट है, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, ये ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, तो इस टाइप से हम हाइपर कॉन्जुगेशन को समझ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट है इट इज ऑल्सो कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या होता है ये नो बॉन्ड रेजोनेंस भी हम इसको बुलाते हैं, क्योंकि रेजोनेंस में क्या होता है कंटिन्यूसली बॉन्डिंग होती है, बट हाइपर कॉन्जुगेशन में हमें देखने को मिलता है क्या कि इसमें बॉन्डिंग नहीं होती, बॉन्डिंग एक तरह से टूट जाती है। तो इसे हम बोल सकते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, या फिर जो एंकाइमरिक असिस्टेंट। ओके, एनकाइमरिक असिस्टेंस और बेकर नेथन इफेक्ट, जो इन्होंने साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया था या फिर सबसे पहले फाइंड आउट किया था। ओके, तो बेकर नेथन इफेक्ट भी हम इसको बोल सकते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट नोट क्या हो सकता है, जैसे ग्रेटर द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड मोर विल बी द स्टेबिलिटी, यानी कि जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे या फिर जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उतने ज्यादा ये क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अल्फा हाइड्रोजन्स। ओके, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होंगे उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे, और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स जितने ज्यादा बनेंगे वो उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारे पास नोट, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हैं वो आज की हमने क्लास में कंप्लीट कर लिए हैं। अब अगर हम कंडीशंस की बात करें तो कंडीशंस भी हम देख सकते हैं एक बार। तो कंडीशंस क्या होगी हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए, देखो मॉलिक्यूल्स दैट शोज हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट मस्ट हैव अल्फा कार्बन एटम विद हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन के साथ में अल्फा कार्बन एटम होना ही चाहिए। द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर फॉर्म्ड डायरेक्टली रिलेटेड विद द अल्फा हाइड्रोजन एटम, यानी कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उतने ही ज्यादा ये स्ट्रक्चर्स बनाएगा। जैसे कि अगर हम इसमें बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, ये CH3 यानी कि 3 यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, यानी कि टोटल इसमें 12 प्रेजेंट है। तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, यहाँ पर 9 प्रेजेंट है और यहाँ 6, यहाँ पे बात करें तो ये 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसलिए इसकी सबसे कम स्टेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी। ओके, तो ये हो गया हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट्स कंप्लीटली। और ये यहाँ पर बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स जितने भी थे हमने पढ़ लिया, रिएक्शन मैकेनिज्म इसी के थ्रू हम समझ सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।